आज हमारा फार्मेसी में चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा है? 5। चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिक्स की बुक है। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है और ये याद रखना आपके फार्मेसी का सब्जेक्ट समझने की बुनियाद है। जिस स्टूडेंट ने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा, जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। लिहाजा आप अपने कान के पर्दे और आंखों के पर्दे भी खोलकर रखें अगर समझना चाहते हो, वरना आपको कुछ नहीं आएगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर नंबर 5, आपकी फार्मेसी की बुक आधी हो चुकी होगी, आधी तो बल्कि अभी हो गई है। जैसे ही चैप्टर नंबर 5 खत्म होगा तो फार्मास्यूटिक्स की बुक के 2 हिस्से पढ़ चुके होंगे। फिर आगे 1-2 चैप्टर हैं और वो हंसते खेलते पूरे हो जाएंगे और क्लासें एंड हो जाएंगी। फिर आप पेपरों तक फ्री हैं, पेपरों तक फ्री हैं। ठीक है जी। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का के अंदर कई फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। कई फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस का ये मजमुआ है, 5वां चैप्टर, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या नाम है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस कहते हैं सतह को, टेंशन कहते हैं, किसको कहते हैं? टेंशन। टेंशन कहते हैं टेंशन को, टेंशन कहते हैं टेंशन को। बैठे बैठे टेंशन आ जाती है ना। कौन सी टेंशन आती है? कोई भी आ सकती है। मसलन बताओगे तो पता चलेगा। खाने की, कोई भी काम पर जाने की। अच्छा जी, नौजवान कह रहे हैं कि सर बैठे बैठे टेंशन आ जाती है और खड़े होके चली जाती है। बड़ा खतरनाक काम बता रहे हैं। देखो भाई, सरफेस टेंशन क्या है? सतही तनाव। इसकी उर्दू क्या है? सतही तनाव। सतही तनाव। तनाव कहते हैं खिंचाव को, तनाव कहते हैं खिंचाव को, तनाव को। राशिद गुज्जर साहब बता रहे हैं सर तनाव को कहते हैं। बहुत जबरदस्त बात की है राशिद गुज्जर तुमने। तनाव, तनाव कहते हैं खींचातानी। तनाव किसे कहते हैं? खींचातानी। मसलन कैसे? पंजाब के पहले मेले लगा करते थे और उनमें क्या होता था, 10 बंदे इधर खड़े हैं, 10 बंदे इधर खड़े हैं, रस्सा उन्होंने पकड़ा हुआ है, रस्से के दरमियान में एक निशानी लगाई हुई है और खींचातानी चल रही है। वो इधर खींचते हैं, ये इधर खींचते हैं, वो इधर खींचते हैं, ये इधर खींचते हैं। उस रस्से में इतना तनाव होता है, इतना तनाव होता है कि बस खिंचा हुआ फुल, लेकिन 10 आदमियों के खींचने से वो 100 आदमियों की भी ताकत झेल सकता है, वरना वो टूट जाए। वरना क्या हो जाए? टूट जाए। उसमें जरा सी लचक नहीं होती, जरा सी लचक नहीं होती। ये तनाव है। ये क्या है भाई? तनाव। तनाव, खींचातानी, टग ऑफ वार, खींचातानी की जंग है। इसी तरह एक तार लटका हुआ है, उस पर कपड़े सूखे हुए हैं, आप उस तार को पकड़ के यूं खींचें तो भी उसमें तनाव आ जाएगा। देखो, तनाव 2 किस्म का। एक तनाव ये है कि रबड़ को आपने खींच के लंबा कर दिया। एक तनाव ये है, रबड़ को पकड़ के आपने, एक आदमी ने सीधी पकड़ी, आपने खींच के नीचे की तरफ कर दिया। जिस सिमत में रबड़ को फोर्स लगेगी, तनाव उसी सिमत में चला जाएगा। सरफेस टेंशन समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। बातें तो साइंटिफिकली फिर हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन बुनियाद अगर आपने समझ ली तो आपने सब कुछ समझ लिया। आप किसी भी चीज में तनाव डालते हैं, 2 लोग रस्सा खींच रहे हैं, वो दाएं और बाएं खींच रहे हैं, तो उसमें तनाव भी सीधा आ रहा है। आप किसी तार से पकड़ के लटक जाते हैं तो तनाव नीचे की तरफ आ रहा है। जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसी सिमत में उस सरफेस पे तनाव है।
रस्सी है उसकी सतह पर तनाव वैसा ही है, रबड़ है आपने यूं खींची तो उस पर तनाव दाएं और बाएं है, नीचे की तरफ खींची तो तनाव ऊपर नीचे नीचे है, नीचे ऊपर खींचे तो तनाव ऊपर है। और याद रखना कि ये एक नॉर्मल वायर है, जब इसमें तनाव आएगा आप इसे नीचे की तरफ अगर खींच रहे हैं तो ये यूं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूं ही हो जाएगी ना। तनाव आ गया आपने नीचे खींचा तो ये खींचकर नीचे मुड़ गई, ऐसे यूं गुलाई में आ गई, कमान बन गई। तो ये गुलाई में आने से इसकी लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे के दरमियान की लंबाई पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का फासला भी कम हो गया। ये पॉइंट ए पहले इधर था, पॉइंट बी इधर था, फासला 5 फुट था, जब आपने इसको खींचा तो कितना फासला रह गया, 3 फुट। तो सरफेस का रकबा, रकबे का मतलब क्या कहते हैं रकबे, उर्दू में कहते हैं एरिया, इंग्लिश में एरिया, सरफेस का एरिया यानी कि रकबा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तनाव की हालत में सरफेस का एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी लफ्ज को इंग्लिश में ज़हनी टेंशन भी कहते हैं। टेंशन में क्या होता है, आपका पूरा जिस्म तनाव में होता है। आप कहते हैं कि गर्दन के पट्टे खिंच गए, अब गर्दन की खिंच गई, सारे पट्टे अकड़ जाते हैं जब टेंशन होती है। तो टेंशन का नाम ही अकड़ाव है, खिंचाव है, तनाव है। तो पट्टे तो तनेंगे ही, पट्टे तो टेंशन में आएंगे तो फिर तनाव तो आएगा, मसल्स में तनाव आएगा, दिमाग के पट्टे भी तनाव में आ जाते हैं और फिर आपकी वर्किंग एबिलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन क्या हुआ, इस सरफेस पर यानी कि ये रस्सी है, सतह है, इस सतह पर एक फोर्स लग रही है जो इसे नीचे की तरफ खींच रही है और ये सतह कुछ ऐसे हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाती है और इनमें फासला क्या आ जाता है भाई, कम हो जाता है। लेकिन जब आप इसकी तनाव को कम करेंगे, इस मुड़े हुई तार को सीधा करोगे तो ये फिर उतनी लंबी हो जाएगी, इसकी लंबाई तब्दील नहीं हुई। जैसे ही तनाव तब्दील हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ, टेंशन रिलीज हुई, टेंशन दिमाग ही नहीं है, तनाव वाली टेंशन, खींचातानी की कैफियत रिलीज हुई, ये अपनी असल हालत में आ जाएगी। रबड़ को आप खींचें, खींचने की कैफियत रिलीज हुई, रबड़ अपनी हालत में। समझ लगी बात? तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस टेंशन। इसमें अब एक बात आपको पता लग गई कि इस सतह के एरिया पर, रकबे पर फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। फोर्स लगा रहे हैं आप कहां पे? एरिया पर, तो तनाव पैदा हो रहा है। सबसे पहले वो आपको सरफेस टेंशन पढ़ाने से पहले, सरफेस टेंशन सतही तनाव बताने से पहले वो आपको सरफेस के बारे में बता रहा है कि किसी चीज की सतह कौन सी हो सकती है, सतह कौन सी हो सकती है। याद रखना, ये जो बोर्ड है, जिस सतह को आप छू सकते हैं ये उसकी सतह है। क्या है भाई? सतह। मेरा हाथ इस बोर्ड को छू रहा है, मेरा बाकी जिस्म इसको नहीं छू रहा, लेकिन मुझे इसके सब मालूम हाथ लगाने से ही हो गया। हर चीज का पता हाथ लगाने से चल गया। लकड़ी का बना है, लोहे का बना है, ठंडा है, गर्म है, खुरदरा है, मलाई में, सतह से ही पता चल रहा है ना। अंदर क्या है हमें नहीं पता। इस तरह इस दीवार पर आपको सतह से वास्ता है। आप जब बारिश आप फर्श धोते हैं तो ऊपर का फर्श धुलता है, सतह का, नीचे अंदर की तहें नहीं धुल जाती कभी भी जमीन में। पेंट होता है तो ऊपर पेंट होता है सतह पर, अंदर दीवारों की ईंटें भी रंग नहीं पकड़ जाती, ईंटें वो लाल ही निकलती है। ठीक है, तो हर चीज सतह के साथ वास्ता है, हर चीज का वास्ता सतह के साथ है। द बाउंड्री बिटवीन टू फेसेस, दो सतहों के दरमियान जो हद है, बाउंड्री है, सरहद है, इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस वो कह रहा है बिटवीन टू फेजेस। फेज कहते हैं हालतों को, फेज कहते हैं हालतों को, हालत। ये देखो यार, जिसने ये समझ लिया ना
वो कामयाब हो गया अपने सब्जेक्ट में। जिसने टॉपिक समझ लिया वो अपने सब्जेक्ट में कामयाब हो गया। बड़े गौर से समझना है। फेज कहते हैं हालत को। टू फेजेस, दो हालतों के दरमियान की बाउंड्री कहते हैं सरहद को। जैसे हम कहते हैं ना बॉल बाउंड्री के पार चली गई, सरहद क्रॉस कर गई तो चौका हो गया, क्रॉस कर गई। बाउंड्री सरहदें, सरहदी इलाका कह रहे हैं। समझ आ रही है? वो कह रहे हैं कि दो सतहें जब आपस में मिलती हैं, दो सतहें जब आपस में मिलती हैं, दो चीजें, दो फेज, दो हालतें। ये फेज क्या है? फेज ऑफ मैटर, फेज ऑफ मैटर। मैटर कहते हैं मादे को, मैटर कहते हैं मादे की दो हालतें, दो फेजेस, दो स्टेट्स। फेज का मतलब क्या है? हालत, स्टेट। मादे की दो हालतें जब आपस में मिलती हैं तो उनकी बाउंड्रीज, उनकी सतहें, उनकी सरहदें मिलती हैं। आप उनके अंदरूनी चीजों तक नहीं जाते। जैसे मादे की एक हालत थी बोर्ड, मादे की दूसरी हालत मेरा हाथ। मैंने बोर्ड पर हाथ रखा तो बोर्ड ने मेरे हाथ की सतह को छुआ, मैंने बोर्ड की सतह को छुआ, मैंने बोर्ड की सतह को छुआ। बोर्ड की बाउंड्री उसकी ये सतह है, मेरे बाउंड्री मेरे हाथ की सतह, नीचे फिर गोश्त है, हड्डियां हैं। इस बोर्ड ने मेरी हड्डियों तक नहीं छुआ, मैंने इसके पीछे दीवार तक नहीं छुआ, इसके पीछे दीवार तक नहीं छुआ। ये मादे की दो हालतें हैं। इन दो हालतों के दरमियान जो बाउंड्री है, सतह है, जहां पर ये दोनों हालतें मिलती हैं, इसको वो कह रहे हैं इंटरफेस। क्या कह रहे हैं? इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है, इंटर का मतलब मां बहन, फेस का मतलब हालत। यानी कि इंटरफेस, सॉरी फेस कह रहा हूं, फेस लिखा हुआ है इंटरफेस। फेस कहते हैं शक्ल को, इंटर कहते हैं आमने सामने। यानी अब जब हम दो इंसान जब मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो हम आमने सामने से गले मिलते हैं ना, तो उसका सामने वाली सतह मेरी सामने वाली सतह से टकराती है। इसको कहते हैं इंटरफेस, आमने सामने, आमने सामने। तो जब एक पानी एक तालाब में पड़ा हुआ है, उसको हवा बुखारात बना के उड़ा रही है, तो वो हवा तालाब के तह में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल को हवा बना के नहीं उड़ा रही, हवा सिर्फ उसकी सतह से टकरा रही है। हवा मादे की एक हालत है, तालाब का पानी दूसरी हालत है। हवा आती है, पानी नीचे है, दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो उनका सतही पॉइंट है। पानी की भी ऊपर की सतह है, हवा भी पीछे से एक बहुत बड़ा हवा का मजमा आ रहा है, लेकिन हवा की अगली सतह सिर्फ पानी से टकरा रही है, अगली सतह सिर्फ पानी से टकरा के फिर कहीं और निकल जाएगी, फिर कहीं और। तो इसको कह रहे हैं इंटरफेस। जहां पे मादे की दोनों सतहों का मिलाप होता है, उस पॉइंट को इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस। दोबारा बताते हैं कि बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस, दो मादे की हालतों के दरमियान जो बाउंड्री है, उनके मिलाप का पॉइंट है, इस जनरली डिस्क्राइब एज इंटरफेस, उसको इंटरफेस कहते हैं। और इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि पानी का एक तालाब है, उस पर हवा आ रही है, टकरा रही है और उड़ के जा रही है। हवा के टकराने से पानी में लहरें उठती हैं, यूं पानी तरारे लेता है और हवा टकरा के जा रही है। हवा पानी के अंदर नहीं घुस जाती, ऊपर ही टकरा के ऊपर निकल जाती है। इसी तरह पानी हवा के अंदर तक नहीं चला जाता, ऊपर वाली सतह, पानी की सतह हवा की ऊपर वाली सतह से मिलती है। इन दोनों सतहों को इंटरफेस कहते हैं। अब हवा की कोशिश ये है कि मैं पानी को उड़ा के ले जाऊं, और पानी की कोशिश ये है कि मैं उड़ू ना, मैं ना उड़ू। तो जिसकी वजह से पानी में लहरें पैदा होती हैं। हवा खींचती है, पानी भी खींचता है, तो कहीं पर भार, कहीं पर नशेब और कहीं पर फराज पैदा होता है। अहमद मदनी साहब, मदनी भाई जरा जल्दी से सवाल कर लो, रेज हैंड किया हुआ है आपने, भी सवाल है तो क्वेश्चन टाइप कर दें। रेज हैंड क्यों किया है अहमद मदनी? तो उससे क्या होता है भाई
पानी में लहरें आती हैं। लहरें क्यों आती हैं? हवा ऊपर उछालती है, अगले लम्हे पानी नीचे खींचता है, हवा आगे सफर कर रही है, फिर वो अगले पॉइंट पे पानी को उछालती है, फिर पानी अगले पॉइंट को नीचे करता है, हवा फिर अगले को, इस तरह लहर नीचे से चलती चलती दूर तक किनारे पे जाके टकराती है। ये लहरें उठने का एक फिनोमेना है। अगर अल्लाह ताला हवाओं को बंद कर दें तो समंदर में एक लहर भी पैदा ना हो, और समंदर में अगर लहर पैदा नहीं होगी तो सारी आबी हयात मर जाएगी। हवा के इस टकराने से पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है। हवा अगर ना टकराए तो पानी बदबू मार जाए, स्मेल कर जाए, काई उग जाए। ठीक है, तो ये क्या है भाई? इंटरफेस। इंटरफेस। When one of the phase is a gas or a vapor and other is a liquid, अब वो समझा रहा है इंटरफेस, दो मादे की हालतों के टकराव के पॉइंट को, आमने सामने मुकाबले के पॉइंट को समझा रहा है कि जब मादे की एक हालत गैस है यानी कि हवा है, जैसे मैंने पानी का तालाब और हवा की बात कर दी, और वेपर या बुखारात है, बुखारात भी तो हवा के होते हैं ना, आप भी बुखारात हैं, एंड अदर फेज इज अ लिक्विड, और मादे की दूसरी हालत लिक्विड है यानी पानी का तालाब, और पहली हालत गैस यानी कि हवा। द टर्म सरफेस इज कॉमनली यूज्ड, अब वो कह रहे हैं जब एक हालत लिक्विड यानी कि माय है, ये सॉलिड या ठोस है, या क्या है भाई? ठोस है, तो हम इंटरफेस मादा की दो हालतें जहां आपस में टकरा रही हैं, उसको इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस। मैंने बात यहां से शुरू की थी कि सरफेस टेंशन समझाने से पहले आपको बुक वाला सरफेस के बारे में समझा रहा है कि सरफेस क्या है। फिर सरफेस उसने बताया कि जब मादे की दो हालतें आपस में टकराती हैं, उनके टकराव के पॉइंट को इंटरफेस कहते हैं, जहां उनकी शक्लें आमने सामने हैं। जैसे दो गाड़ियों में तसादुम हो रहा है तो आमने सामने टकरा रही है, दो चीजों में तसादुम हो रहा है, बैट बॉल को तसादुम से मार रही है, बैट भी सामने है, बॉल भी एक दूसरे के आमने सामने टकरा रहे हैं। बॉल जिस साइड पर आ रही है उसी साइड से आप उसको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, बॉल आपके बैट को पीछे धकेल रही है, आप बॉल को पीछे धकेल रहे हैं। तो इसी तरह इसको कह रहे हैं इंटरफेस, जहां पे ये दोनों टकरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस इंटरफेस को, टकराव वाली सतह को हम सरफेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सरफेस। अब पता लग गया सतह क्या है। बेसिकली वो इतनी सारी बहस लंबी चौड़ी सरफेस समझाने के लिए उसने की है, और कुछ भी नहीं है। दोबारा बढ़ाते हैं, द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस, दो सतहों के दरमियान जो बाउंड्री है, इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरफेस, इसको हम आम तौर पर इंटरफेस कहते हैं। when one of the phase is a gas, जब इन दो फेजेस में से एक फेज गैस है, जब वाटर वेपर है, भाप है, बुखारात है, और दूसरी जो फेस है, दूसरी जो सरफेस है वो लिक्विड है जैसे कि पानी का तालाब, या सॉलिड है जैसे कि रेत का मैदान, हवा आएगी रेत को उड़ा कर ले जाएगी। सही है ना? आप रेगिस्तान देखें, उसमें भी तो रेत की लहरें बनी होती हैं, जैसे पानी में लहरें होती है ना, टीले से बने होते हैं, लहरें बनी होती है। हवा ही तो है जो नशेब फराज पैदा कर रही है। तो वो हवा रेत की सतह से टकरा रही है, रेत की गहराई से रेत को नहीं उड़ाती, सरफेस से उड़ाती है। तो वो कहने के द टर्म सरफेस इज कॉमनली यूज्ड, फिर हम सरफेस के टर्म को यूज करते हैं। अब उसने सरफेस आप लोगों को समझा दी, अब वो सरफेस टेंशन समझा रहा है। क्या समझा रहा है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन की तारीफ ऐसे की जा सकती है, द फोर्स, एक ऐसी कुव्वत एक्टिंग जो असर अंदाज हो रही है ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, उस सतह के, उस लिक्विड की सतह के इकाई रकबे की लंबाई पर। यूनिट का मतलब इकाई, लेंथ का मतलब लंबाई, एरिया मतलब रकबा, इकाई रकबे की लंबाई पर असरअंदाज हो रही है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये फोर्स थी, ये पानी का तालाब था, ये पानी के तालाब जो था 1 मीटर था, 1 मीटर तो नहीं होता, मिसाल दे रहा हूं, तालाब तो 10-20 मीटर का होता है, 30-40 फुट चौड़ा तालाब होता है।
अब हवा आ रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। कैसी फोर्स? हवा कह रही है कि मैं उड़ के जा रही हूँ, इससे टकराया, मेरे साथ उड़ो, मेरे साथ उड़ो। उड़ो। पानी ऐसे कूल एंड काम था, पानी क्या था? स्ट्रेट था। हवा आई, हवा ने इसे नीचे धकेला, पानी ऊपर उठा, नीचे धकेला, ऊपर उठा, नीचे धकेला, ऊपर उठा, ऐसे ये लहर पैदा हुई, ऐसे लहर पैदा हुई। तो वो ये कह रही है कि 1 मीटर के रकबे पर, अब ये पूरा तालाब था, ये क्या था? तालाब, पूरा तालाब था। हवा ने इसको फोर्स लगाई ऊपर उठाने के लिए, पानी ने खुद को खींचा नीचे की तरफ। अगली हवा फिर अगले पॉइंट पे चली गई, हवा ने फोर्स लगाई ऊपर उठाने के लिए, पानी ने खुद को खींचा नीचे की तरफ। हवा ने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, पानी ने नीचे खींचा। पानी चाहता है कि मेरे मॉलिक्यूल उड़कर ना जाएं हवा के साथ, क्योंकि हवा का काम है पानी को उड़ाती है, बुखारात बना के आसमान पे ले जाती है और बादल बनते हैं और बारिश बरसती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो हवा को बुखारात उड़ाना आसान होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, एक कमरे में 10 लोग बैठे हों और गर्मी हो जाए, हम कहेंगे यार जरा खुल के बैठो, खिड़कियां खोल दो, दूर दूर हो जाओ, गर्मी लग रही है। सर्दी हो तो हम कहेंगे भाई करीब आ जाओ, दरवाजे बंद कर दो, इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी के मॉलिक्यूल भी दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? दूर हो जाते हैं। दूर। अब जब ये दूर दूर होंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को नीचे खींच बड़ा मुश्किल पाएगा, नीचे मुश्किल खींच पाएगा। हवा इसको आसानी से उड़ा के ले जाएगी। हवा क्या करेगी? आसानी से उड़ा कर ले जाएगी। इसलिए गर्म पानी में बुखारात ज्यादा बनते हैं और ठंडे पानी में बुखारात नहीं होते। कम क्या? नहीं होते। हवा से उड़ता है लेकिन बहुत कम। 1 गिलास पानी सहन में रख दो सर्दियों में, शाम तक शायद थोड़ा सा कम हो, गर्मियों में शाम तक आधा भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और वो वैसे ही उड़ते चले जाएंगे हल्की सी हवा से। तो ये इसकी डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये वो फोर्स है जो लिक्विड की सतह पर एक्ट कर रही है, असरअंदाज हो रही है पर यूनिट लेंथ, उसकी इकाई लंबाई पर, ठीक है। मतलब क्या हुआ? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया। एरिया का मतलब रकबा। फोर्स का मतलब मिसाल के तौर पर फोर्स कहते हैं न्यूटन को। मिसाल के तौर पर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, फोर्स की इकाई न्यूटन है 1 मीटर रकबे पर। 1 मीटर रकबे पर हवा 1 न्यूटन की फोर्स लगा रही है उसे खींचने के लिए, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 1। सरफेस टेंशन क्या रह जाएगी? 1 को कैंसिल करके 1 ही रह जाएगी। समझ आ रहा है? और सरफेस टेंशन की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रकबे को, एरिया को, किसी जगह के एरिया को, रकबे को मीटरों में नापा जाता है कि कितने मीटर रकबा है। और फोर्स को किस में नापा जाता है? न्यूटन में। किस में नापा जाता है? न्यूटन में। और एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। और फोर्स की इकाई न्यूटन है, कुव्वत की इकाई न्यूटन है, वजन की इकाई केजी है, वजन की इकाई केजी है, फोर्स की इकाई न्यूटन है, एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर है, वजन की इकाई, वॉल्यूम की इकाई क्या है? मिलीमीटर है। सही है? तो वो क्या बता रहे हैं? दोबारा पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये वो फोर्स है जो लिक्विड की सरफेस पर असरअंदाज हो रही है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, सरफेस की किसी एक लेंथ पर। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब उन्होंने बहुत आसानी से F/A लिखकर बता दिया कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी जितने एरिया पर जितनी फोर्स लग रही है वो सरफेस टेंशन है किसी लिक्विड के ऊपर। इट्स यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके इकाई, इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। इसकी इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। यहां तक हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कल समझाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ नहीं आया तो मुझसे पूछे, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट देना आज मकसद था। याद रखिएगा, जब किसी सरफेस में तनाव आता है तो उसका एरिया कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तार आप अगर खींचे तो दरमियान से झुककर छोटी पड़ जाती है।
तो इसी तरीके से इस तनाव की वजह से सरफेस एरिया कम हो रहा है। ये बातें जब बुनियादी आपको जहन में रहेंगी तो आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन और उसके बाद हम नया लेक्चर स्टार्ट करें।